Hi, my dear friends. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel. जो कि प्रिपरेशन कर रही है अभी डी ट्रिपल एस पी का हमारा पीआरटी के बाद का हो पीजीटी पीजीटी के बाद का हो सीटेट का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हो या स्टेट लेवल टीईटी का प्रिपरेशन कर रही हो और ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो सारे एग्जाम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मेथोडोलॉजी जो कि सारे टीचिंग रिलेटेड एग्जाम में आती है। सो गाइस टुडे आई एम कमिंग विद द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि सारे सब्जेक्ट कंटेंट में लेकर है। जैसे कि करिकुलम के बाद का हो, कम्युनिकेशन के बाद का हो, आप इवैल्यूएशन के बाद करो, कोई भी सेक्शन जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड मेथोडोलॉजी पार्ट में है, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज है मैं आज लेकर आई हूँ आपके पास। सो गाइज होप दिस विल रियली हेल्पफुल टू यू। प्लीज टू वॉच टिल द एंड। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन and please to subscribe my channel, share and like this video. Let us start this video. The first question is that the key to effective classroom. सर यहाँ पर क्लासरूम में एक हाइपन हो गया मिस्टेकली, सो इट्स ए सिंगल वर्ड क्लासरूम। ओके, द की टू इफेक्टिव क्लासरूम डिसिप्लिन लाइज इन, जो कि अगर हम इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग के बात करें, इफेक्टिव जो कि प्रभावित एक पॉजिटिव वे में जो क्लासरूम होते हैं, सारे चीज अच्छी तरीके से हो, सही तरीके से हो, तो चार ऑप्शन से यहाँ पर आपको बतानी है कि की इफेक्टिव क्लासरूम डिसिप्लिन कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर एक में ए में क्या है, सीकिंग द कॉज ऑफ मिसबिहेवियर टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन, जो कि स्टूडेंट ने मिसबिहेव कर रही है किसी को या कोई उसका एक्शन एक ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन वे में नहीं है, तो सीकिंग द कॉज, उसको कॉज को ढूंढना है। टेकिंग प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्शन भी लेनी है, ये है। या ऑप्शन नंबर बी में क्या है, मेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ द लीडर्स ऑफ क्लासरूम मिसचिफ, जो कि क्लासरूम में जो नॉइज कर रही है, जो क्लासरूम के डिसिप्लिन भंग कर रही है, उनको लीडर्स, उनका जो लीडर्स है, कोई तो है जो कि वो चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, उनको ढूंढना है। और इंस्पायरिंग, then making an example of the leaders of classroom is safe, then inspiring respect by remaining cold and aloof to pupils in and out of the classroom, or providing a program with inbuilt means for the satisfaction of pupils need। तो यहाँ पर जो चीज़ इफेक्टिव क्लासरूम डिसिप्लिन के लिए है, वो चीज़ क्या है, प्रोवाइडिंग ए प्रोग्राम विथ इनबिल्ट मीन्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल्स नीड, जो कि एक इफेक्टिव क्लासरूम का डिसिप्लिन यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर टू, सम स्टूडेंट्स आर वीक इन स्टडीज। जैसे कि हम एक क्लासरूम की अगर बात करें, कोई कोई स्टूडेंट जैसे कि 20 है, एक क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स है, देयर माइट नॉट बी ऑल स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट इन द सेम लेवल। एक ही लेवल में जैसे कि सारे स्टूडेंट 100/100 रखते हैं एग्जाम में, एक ही इवैल्यूएशन के प्रोसेस में, या सारे क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं, ऐसे नहीं होता है ना। तो जो स्टूडेंट का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है, जो आईक्यू लेवल होता है, वो वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो यहाँ पर आपके जो क्लासरूम है, कुछ वीक स्टूडेंट्स भी है। व्हाट विल बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम, उनके उनके ऊपर या उनके साथ आपका एटीट्यूड कैसे रहेगा, आपका बर्ताव, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा उनके ऊपर। स्ट्रिक्ट हो जाओगी, ऑप्शन चार ऑप्शन यहाँ पर है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएगा उसके ऊपर। लिबरल रहेगा, जैसे कि आप नॉर्मल ले रहे हो सारी चीज को, ठीक है, इससे नॉर्मल कंडीशन से, या लिमिटेंट रहेगी या लवेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन से सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी, लिबरल। क्यों लिबरल सही है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो वीकनेसेस हो, या वीक स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, पुअर स्टूडेंट हो, या आपके बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, दिस इज द कल्चर एंड नेचर ऑफ ए क्लासरूम। क्योंकि various सेक्टर से आपके पास आते हैं वो स्टूडेंट, बहुत सारे बैकग्राउंड में वो बिलोंग करते हैं, जैसे कि कोई लोकल लैंग्वेज का मीडियम होता है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज का मीडियम होती है, कोई किसका इंटेलिजेंस पावर है या आईक्यू लेवल बहुत अच्छी है, किसका पुअर है, किसका एवरेज है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड इट ऑल्सो वेरी, इट्स ए वेरी नेचुरल थिंग। तो इसीलिए आप वो चीज़ के लिए आप एटीट्यूड लिबरल रखे हो, कोई एग्रेशन शो नहीं करना है, कोई ज़्यादा
जैसे कि हाँ, आप ये कर सकती हो, अगर वो स्टूडेंट, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका अप्रोच क्या रहेगी, जो अगर ऑप्शन में ये चीज़ होगी, वी शुड फोकस ए लिटिल एक्स्ट्रा केयर टू देम फॉर देयर डेवलपमेंट, यू कैन चूज दैट ऑप्शन ओनली। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर लिबरल और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3, 3 में क्या है आपके, हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जैसे कि आपकी देयर इज सो मेनी थ्योरी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एजुकेशन, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट ने बताया है, एजुकेशनिस्ट ने बताया है। तो यहाँ पर जो हमारे मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है, जो कि हमारा 1970, अर्ली 1970 एंड लेट 1970 एंड अर्ली 1980 में जब हुआ था। तो यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कौन से प्रोपोनेंट्स ने डेवलप किया है, या कौन से थ्योरिस्ट ने बताया उनके बाद। ऑप्शन नंबर ए में है गार्डनर, ऑप्शन नंबर बी में है भोगोट्स्काय, ऑप्शन नंबर सी में है बर्नर, ऑप्शन नंबर डी में है पियागेट। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर हमारा ए, जो कि हावर्ड गार्डनर, जो कि हमारा मल्टीपल इंटेलिजेंसी के बारे में बताए, जो कि कोई एक स्टूडेंट के पास या कोई एक चिल्ड्रन के पास, कोई एक पर्सन के पास एक ही इंटेलिजेंस का लेवल नहीं होता है, जो कि मल्टीपल होता है। कैसे, जैसे कि मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का हो, कोई पेंटिंग का हो, कोई आर्ट का हो, कोई म्यूजिक इंटेलिजेंस का हो, कोई लैंग्वेज इंटेलिजेंस का हो, वो सारे डिवाइडेड पार्ट है, वो सारे सेपरेट विंग्स है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि हावर्ड गार्डनर ने बताया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में वो सिर्फ लाए, तो उसको हम पहले अगर वो लाई, तो इसीलिए हम उनको कहते हैं कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के वो फादर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4, लर्नर में गेट adequate मोटिवेशन थ्रू which प्रोसेस या थ्रू हुक। चार ऑप्शन से यहाँ पर आपको बतानी है कि लर्नर जो पढ़ रही है, जो सीख रही है चीज़ों को, में गेट एडिक्वेट मोटिवेशन, कौन सी वो चीज़ है या कौन सी वो प्रोसेस है, कौन सी वो एलिमेंट है जिसके साथ वो मोटिवेटेड होते हैं लर्नर। ऑप्शन 4 है, ऑप्शन नंबर ए में है क्या, एम्बिशन, ऑप्शन नंबर बी में है गुड स्कूलिंग, ऑप्शन नंबर सी में है स्टोरीज ऑफ द ग्रेट पर्सन, ऑप्शन नंबर डी में है ऑल द अबव। जो कि अगर हम खुद एम्बिशियस हो, सीखने के लिए जो इच्छा हो, जो आग्रह हो, वो चीज़ हमारे अंदर हो, तो वो हम उसी चीज़ में मोटिवेटेड होते हैं। गुड स्कूलिंग में कैसे मोटिवेटेड, जैसे कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, दे आर प्रोवाइडिंग और एम्पलीफाइड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड चांसेस टू इम्प्रूव योर सेल्फ, वो चीज़, सिलेबस अच्छी हो, इवेल्युएशन प्रोसेस अच्छा हो, टीचर्स अच्छी हो, तो वो होता है एक गुड स्कूलिंग के बाद। स्टोरीज ऑफ द ग्रेट पर्सन, जैसे कि कोई फ्रीडम फाइटर के बात कर रहे हो, कोई अच्छे स्टूडेंट के बात बता रहे हो, कोई सक्सेसफुल मैन के बात बता रहे हो, वो चीज़ अगर स्टोरी में बताए, वो मोटिवेटेड करता है, हाँ वो चीज़ उन्होंने किया, क्यों हम नहीं कर सकते। वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है, हम खुद को अंदर से ही मोटिवेटेड होते हैं। या ऑल द अबव, या इसमें जो सारे ऑप्शन है ऊपर, वो सारे चीज़। तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगी सही आंसर, मोटिवेशन कैसे मिलता है हमको। यहाँ पर ऑप्शन तो या ये चीज़ है, लेकिन ऑप्शंस वैरी कर सकते हैं, क्वेश्चन सेम होगी, ऑप्शन आपको वैरी कर सकती है। तो इसीलिए पहले समझो कि मोटिवेशन है क्या, क्यों, व्हाई ए पर्सन और ए चिल्ड्रन ए लर्नर नीड्स मोटिवेट टू बी मोटिवेटेड, वो चीज़ अगर आप समझ जाओ, तो इट विल बी इजी टू आंसर। अगर आप सिर्फ एमसीक्यू वाइज समझ रहे समझ बोल रहे हो कि एमसीक्यू सिर्फ कह दो, हम वो चीज़ देख लेंगे, वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं, यहाँ पर ऑप्शन जो है आपके एग्जाम पर जो ऑप्शन होगी, वो से अलग हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर हो, जैसे कि मोटिवेशन का कंसेप्ट अगर आप क्लियर हो, then there is whatever the options may be, whatever the question may be regarding motivation, you are easily answer to all these question। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव। कोई अगर खुद एम्बिशियस नहीं हो, जितने भी मोटिवेशन करो उसको, वो चीज़ नहीं टिके पाएंगे। अगर गुड स्कूलिंग हो, इट विल गिवन मोर एडवांटेजेस टू दैट। स्टोरीज ग्रेट पर्सन के कहो, तो इट विल लाइक ए फायर टू आवर मोटिवेशन, वो एक बन ही देगी चीज़ को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। लर्नर हम एडिक्वेट मोटिवेशन मिलते हैं जब हम खुद एम्बिशियस हो, हमको गुड स्कूलिंग मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हमको बहुत सारी पर्सनालिटी के बारे में बताया हो, तो वहाँ पर हम वो चीज़ होते हैं कि
ये हम खुद ही मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी या ऑल ऑफ द एबव आर द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5, ड्रामा और रोल प्ले इज यूजुअल फॉर टीचिंग। चार टीचिंग मेथड है या चार टीचिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस, मल्ट्स, मैथ्स होता है, यहाँ पर मल्ट्स हो गए, मैथ्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपकी जो चीज़ है, कौन सी सब्जेक्ट के लिए या कौन सी विंग्स के लिए, कौन सी एस्पेक्ट्स के लिए हमारा जो ड्रामा और रोल प्ले होता है वो चीज़ यूजफुल है टीचिंग के लिए। वो यहाँ पर कौन सी हिस्ट्री में पढ़ाई, अगर ड्रामा करें, रोल प्ले करें, वो कैसे किया जाए, क्या ये इफेक्टिव है, वो चीज़ समझना है। साइंस में कैसे किया जाए, मैथमेटिक्स में कैसे किया जाए, लैंग्वेज में कैसे किया जाए। ठीक है, तो आपको सोचना है कि ड्रामा और रोल प्ले में हम ज़्यादातर कौन सी टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स यूज करते हैं, मेथोडोलॉजी इनका क्या है। अगर वो चीज़ आप समझ जाओगे देन इट विल बी इजी टू आंसर। यहाँ पर मैं ऑप्शन के आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लैंग्वेज। क्यों लैंग्वेज ड्रामा रोल प्ले के लिए सही यूजफुल टीचिंग? क्योंकि इन ड्रामा वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ वोकाबुलरी, वर्ड्स, डायलॉग्स, स्क्रिप्चर्स एक्सेट्रा। सो जो लैंग्वेज है इट विल गिविंग एक्स्ट्रा क्वालिटीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी opportunity for the learner to learn more vocabulary, more language, phrases, items, many more things are there. So in comparison to other things like history का हो, science का हो, mathematics का हो, other subject का हो, उसके हिसाब से अगर we give a comparative study to all these things, it will be the language which is getting more benefited from drama and role methodology of teaching. तो ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, जब भी कोई आंसर आप देख रहे हो प्लीज टू रीड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग विदाउट रीडिंग द ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन देख लोगे तो फिर आपको वही ऑप्शन में आप टिके रहोगे कि वही वो चीज़ आपके दिमाग में खेलेगी, नहीं आएंगे तो वो आप मिस्टेक कर लोगे या छोड़ दोगे। पहले से क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ जाए इट विल बी इजी टू आंसर ऑल्सो। ओके, प्लीज राइट ट्वाइस थ्राइस द क्वेश्चन, हाउ मच टाइम यू हैव टू राइट, यू हैव टू रीड। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो RTI एक्ट 2005 है मेक्स द प्रोविजन ऑफ, यहाँ पर 3 ऑप्शन से आपको बतानी है, 3-4 ऑप्शन से कौन सी ऑप्शन और प्रोविजन वो अप्रोप्रिएट टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक अथॉरिटीज। ऑप्शन नंबर बी में है जो कि हमारे पब्लिक अथॉरिटीज के ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को सोच रहा है। ऑप्शन नंबर बी में डिसेमिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बी इट बी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, बी इट बी वेरी क्लोज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पब्लिक रिपोर्ट्स, मेनी थिंग्स एल्स आर देयर बाय पब्लिक अथॉरिटीज टू एनीवन। पब्लिक अथॉरिटी किसी के भी को दे वो चीज, वो RTI के अंदर आते हैं, जो कोई मांग रही है RTI के दौरान। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल इंफॉर्मेशन कमीशन एज एन अपीलेट बॉडी, जो कि RTI के दौरान हम ये कर सकते हैं कि सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी इवन इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन करने के लिए जो लेवल इंफॉर्मेशन कमीशन हम बैठा है वो चीज एक अपीलेट बॉडी की तरह काम करे। यह तीनों जो ऑप्शन है A, B, C वो 4 सही है। यहाँ पर RTI प्रोविजन के बारे में क्या बताए, तो पहले आपको जानना है कि RTI है क्या, किस दौरान हमारे RTI आई, इम्पोर्टेंस क्या है इसका, नीड क्या है, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द आंसर। अदरवाइज विदाउट नोइंग द एम, ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट्स, इवैल्यूएशन ऑफ RTI इट विल बी वेरी डेंजर टू आंसर। तो ऑप्शंस पढ़ लोगे आप, क्या आप इतने सारे चीज को मेमोराइज कर पाओगे जो कि ऑप्शंस के बेसिस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट यू कैंट अंडरस्टैंड द होल थिंग्स। सो RTI के ऊपर मेरे चैनल में एक वीडियो है, आई विल गिव द लिंक। इवन NCF के ऊपर बहुत सारे टीचिंग रिलेटेड जो मटेरियल है उनके ऊपर वीडियो है, मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में लिंक दे दूंगी। प्लीज टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स, आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स जो कि प्रिपरेशन कर रही है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन से सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव, जो कि हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में हमको बता रहे हैं 2005 में। जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्यों आया, जो करप्शन के रोकने के लिए, एक लगाव देने के लिए, जो चीज़ इंटरनली हो रही है डिपार्टमेंट के अंदर, पब्लिक ऑफिस में पर्टिकुलरली, इवन आप गवर्नमेंट ऑफिस के छोड़कर NGO को भी RTI में, कोई भी किसी को भी आप RTI के अंदर जो है
उनको आप मांग सकते हो कोई डाटा और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए। कितने एक प्रोजेक्ट में काम हुआ, एक प्रोजेक्ट में गांव में सड़क योजना में कितने पैसे वहां पर लगे, कितने अलॉटमेंट हुई थी। यू कैन ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है कि ऑल ऑफ द अबव। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, according to John Dewey, the teacher should guide students the way of the knowledge as in learning process. According to John Dewey, the teacher should guide students the way of the knowledge as in a लर्निंग प्रोसेस। जो टीचर है लर्निंग प्रोसेस में, शिक्षण प्रक्रिया में एक स्टूडेंट को जब गाइड कर रहा है किस तरह वो चीज़ किस तरह वो कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट हो रही है या प्रतिफलित हो रहे हैं वो उनका काम में। एज ए फैसिलिटेटर वो स्टूडेंट काम करे या स्टूडेंट पढ़े या सीखे, नॉलेज गेन करे, केवल वो फैसिलिटेट करे टीचर के हिसाब से। फिलोसोफर एक दार्शनिक तरह उनको बताए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है वो चीज़, या एज ए पार्टनर खुद पार्टिसिपेट करे एंड दे ऑल्सो हिमसेल्फ और हरसेल्फ लर्न दिस थिंग्स। ये पार्टनर के काम है। गाइडर सिर्फ गाइड करे, ये करा ये करो वो नहीं करो, यू कैन डू दैट, डू नॉट नॉट टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, वो चीज़ करो। तो यहाँ पर आज जॉन ड्यू के हिसाब से स्टूडेंट टीचर, एक टीचर जो है जो स्टूडेंट को गाइड कर रहा है वो इन द प्रोसेस नॉलेज ऑफ लर्निंग प्रोसेस वो एज ए पार्टनर कर रही है जॉन ड्यू के हिसाब से। यहाँ पर आपको देखना है किसके हिसाब से वो कर रहे हैं। फैसिलिटेटर भी है, गाइड भी है, फिलोसोफर भी है, वो और एजुकेशनिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से वो हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम जॉन ड्यू के बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पार्टनर। एक जो टीचर है वो स्टूडेंट को जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करे या गाइड करे वो दे आर गाइडिंग जस्ट लाइक ए पार्टनर, पार्टनर ऑफ द स्टूडेंट्स या लर्नर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, जो कि हमारा बच्चों का जो साइकोलॉजी है या मनस्तत्व जो मानसिक स्थिति है, इज ए मस्ट फॉर ए प्राइमरी टीचर। जो बच्चों का साइकोलॉजी जानने के लिए या चिल्ड्रन का या लर्नर का साइकोलॉजी जानने के लिए प्राइमरी टीचर जानना चाहिए उनको। क्यों? दैट इज बिकॉज किस लिए वो जानने चाहिए वो चीज़। ऑप्शन नंबर ए में है इट हेल्प्स इन मेकिंग चिल्ड्रन डिसिप्लिन, ये श्रृंखलित बनाए बच्चों को। इसीलिए हम जाने कि चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या, उसके हिसाब से जो नॉलेज गेन करनी चाहिए एक प्राइमरी टीचर को होने चाहिए। द एग्जामिनेशन रिजल्ट्स इम्प्रूव, अगर एक चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर टीचर का नॉलेज हो देन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव कर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में इट बिकेम्स एन कन्वीनियंट मोड फॉर मोटिवेटिंग चिल्ड्रन, ये एक ऐसा हो जाए कि अगर आप खुद को पता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या देन इट विल बी इजी फॉर यू टू मोटिवेटिंग द चाइल्ड। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इट हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि बर्ताव कर रहे हैं बच्चों वो चीज़ को समझने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए इट बहुत हेल्प करती है, बहुत सहायता करती है, वो चीज़ को मदद करती है कि एक टीचर्स को। तो यहाँ पर क्या चीज़ ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी अगर बच्चे के मनस्तत्व के विभाग मनस्तत्वविद में या हमारा मानसिक स्थिति का हमको जानकारी है, उनके हिसाब से थोड़ा बहुत नॉलेज है कि बच्चे का मानसिक स्थिति क्या है, किस दौरान वो होती है, तो ये हमको किस चीज़ के लिए हेल्प करेगी, बेटर अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की बच्चों की वार्तालाप कैसे है, उनका एटीट्यूड कैसे है, बिहेवियर कैसे है, व्यवहार कैसे है, वो चीज़ जानने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। बहुत सारी क्वालिटीज है, बहुत सारे क्वेश्चन जो कि 100 MCQ सीरीज बहुत सारे टीचिंग एप्टीट्यूड में मेरा चैनल इस चैनल पर भी है, लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना। क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर जो ऑप्शन यहाँ पर है ना 4 ऑप्शन, उसको छोड़ दो, भूल जाओ वो चीज़। आप एक खुद रिफ्लेक्ट करो, इमेजिन करो एज ए टीचर, एक टीचर के पास पास क्या क्या गुड क्वालिटीज होने चाहिए, व्हाट विल बी द गुड क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ए टीचर शुड बियर विथ अस और हैविंग। ऑप्शन हम यहाँ पर देखेंगे, उसके हिसाब से हम विचार विमर्श करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, कंट्रोल ओवर इमोशंस, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल, गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट, कमांड
किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, जो सब्जेक्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, आर्ट्स हो, म्यूजिक हो, किसी भी सब्जेक्ट एक टीचर ले रही है। फिजिकल स्ट्रेंथ, अच्छे हेल्दी फिट हो वो चीज, वो लोग या वो टीचर। सेंस ऑफ ह्यूमर, जैसे कि मजाक मस्ती भी कर रहा हो थोड़ा बहुत, वो चले, एक गुड टीचर क्वालिटी। तो यहाँ पर आपको सबसे गुड क्वालिटीज तो सब कुछ है, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट सुइटेबल वन विच इज इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शंस। तो वो क्या है, वो है हमारे गुड कमांड ओवर द टीचर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगर सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट में अगर गुड कमांड नहीं है, अदर चीज होना ना होना कोई मतलब नहीं है, वो चीज हो उसके बाद हम कुछ देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर भी ऐसे हो सकती है, कोड के हिसाब से भी हो सकती है क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक केयरफुली वो चीज देखना है कि गुड टीचर का क्वालिटी में है क्या। तो ऑप्शन ए, अगर हम इस चीज को कंपेयर करें, तो ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट सुटेबल क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर या क्वालिटी टीचर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज करिकुलम मीन। करिकुलम के ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी है हमारा चैनल में। करिकुलम के ऊपर 1000 MCQ सीरीज भी चल रही है, जैसे कि EMRS के प्रिपरेशन के लिए मैंने करी थी वो अपलोड। प्लीज टू वॉच दिस वीडियो। यहाँ पर हम ऑप्शंस देखेंगे कि व्हाट डज करिकुलम मीन। करिकुलम कहे तो हम क्या समझते हैं। ए कलेक्शन ऑफ ऑल द करिकुलर एक्टिविटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, जो कि करिकुलर एक्टिविटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज का एक सम्मेलन है। कलेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंस दैट स्कूल वांट्स चिल्ड्रन टू लर्न, जो कि स्कूल चाह रहे कि ये चीज स्टूडेंट जाने या सीखे, वो है करिकुलम। लिस्ट ऑफ कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो हमारे कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका जो लिस्ट है वो चीज है करिकुलम। या नॉन ऑफ द एबव, ऊपर जितने ऑप्शन है उनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है जो कि करिकुलम के मीनिंग को समझाती है। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही है। करिकुलम जो है एक बहुत बड़े प्रोसेस होते हैं, क्या क्या चीज उसमें होते हैं, क्या एलिमेंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है करिकुलम की, नेचर्स क्या है, करिकुलम डेवलप या डिजाइन कैसे होते हैं, वो चीज आपको जानना चाहिए। तो उसके बाद आप करिकुलम है क्या वो चीज जान सकते हो। तो करिकुलम इज ए बोथ कलेक्शन ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटी। अब सब्जेक्ट की बात कहो, सिलेबस की बात कहो, स्पोर्ट्स की बात कहो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात कहो, सारी चीज करिकुलम में है। तो इसीलिए कलेक्शन ऑफ करिकुलम को जो बेस्ट सुइटेबल डेफिनेशन अगर हम दे, वो इट इज ए कलेक्शन ऑफ बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 10, which of the following one is most effective for a teacher। जो कि यहाँ पर चार ऑप्शन है या चार एलिमेंट है, चार गुण है, जिसके आप कह सक आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन है या एलिमेंट है मोस्ट इफेक्टिव फॉर ए टीचर के लिए बहुत इफेक्टिव है। ऑप्शन नंबर ए में है नॉलेज, जो कि ज्ञान या हमारे बुद्धिमत्ता। फीडबैक जो है, ऑप्शन नंबर सी में है मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी में है टीचिंग स्किल्स। तो इन ऑप्शंस में या इन एलिमेंट से एक इफेक्टिव टीचर्स के लिए बहुत इफेक्टिव क्या है, जो अच्छे है वो चीज़, वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी, टीचिंग स्किल्स। अगर टीचिंग स्किल अदर कंपैरिजन अगर करें, वो चीज़ सबसे इफेक्टिव है टीचर के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। इफेक्टिव टीचर्स के लिए जो इफेक्टिव है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीचिंग स्किल। नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है, फीडबैक भी इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें सबसे सुइटेबल क्या है, वो है टीचिंग स्किल। हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड पेडागोजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है आपको पता है, वो है कन्फ्यूजन। क्योंकि यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे, सही भी है ऑप्शन, लेकिन आपको पता करनी है, आपको वो चीज़ लिखनी है जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, वन इन द टॉप ऑफ द हायरार्की जो है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ लर्निंग इज व्हाट। जो कि चार यहाँ पर भी ऑप्शन है, हो सकती है कि ये चार ऑप्शन भी सही है, सही लग रही है, सही भी है एक दौरान, लेकिन आपको वो चीज़ पता करनी है या वो चीज़ लिखनी है कि which is the best suitable one या which is the most appropriate thing। तो यहाँ पर जो वर्ड है मोस्ट, जो कि इनमें से सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण है, अप्रोप्रिएट है, वो क्या है। ऑप्शंस क्या है, चार ऑप्शन हमारे पास।
पर्सनल एडजस्टमेंट, व्यक्तिगत स्तर में हम जो एडजस्ट करें जिस चीज़ के ऊपर हमारा, जैसे कि सोशल एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ को है लर्निंग का प्रपोज या उद्देश्य जो है, लक्ष्य क्या है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर में हम मॉडिफिकेशन लाए, चेंज लाइक पॉजिटिव वे में, या सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस इसका प्रपोज है हम। और प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट, और इसका एम्प्लॉयमेंट के लिए या वृत्ति के लिए किसी को प्रिपरेशन करना या प्रिपेयर करना, वो चीज़ें करें हमारा लर्निंग का प्रपोज है। यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है वो आपको बतानी है कि ऑप्शन नंबर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जो कि महात्मा गांधी जी ने भी कही, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कही। बहुत सारी एजुकेशनिस्ट जो कि एजुकेशन का डेफिनेशन दिया है, लर्निंग का डेफिनेशन दिया है, उन्हीं ने बताया कि लर्निंग का पहला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है हमारी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12, मंटेश्वरी एजुकेशन सिस्टम एम्फासाइजेस, बहुत सारे आप सुने होंगे, बहुत मंटेसरी स्कूल, मंटेश्वरी एजुकेशन मेथोडोलॉजी, मंटेश्वरी जैसे कि बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड चीज में आप सुने होंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है, ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल इवेंट, वेल प्रिपेयर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, एम्फासाइजिंग इंडिपेंडेंस, ऑल द अबव। तो आपको बतानी है कि जो मंटेश्वरी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है कि कौन सी वो चीज़, मंटेश्वरी एजुकेशन सिस्टम किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रही है या एम्फासिस दे रही है, वो क्या है, आपको वहाँ यहाँ पर बतानी है वो चीज़ को। तो मंटेश्वरी एजुकेशन सिस्टम के अगर हम बात करें तो वो ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल इवेंट या नेचुरल चीज़, जैसे कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कुछ चीज़, या हमारा चिल्ड्रन लर्निंग प्रोसेस में है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो चीज़ को नेचुरली ऑब्जर्व करना, वो मंटेश्वरी एजुकेशन सिस्टम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वेल प्रिपेयर लर्निंग एनवायरनमेंट, जो कि पहले पढ़ने से पहले या शिक्षण के प्रक्रिया से पूर्व अगर हमको एक प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते तो इट विल बी जस्ट गोइंग टू बी ए नेगेटिव कोनोटेशन, नेगेटिव टुवर्ड्स नेगेटिविटी। देन एम्फासाइजिंग इंडिपेंडेंस, हम चिल्ड्रन को जितना दे सके उतना इंडिपेंडेंस दे, क्योंकि दे आर द लर्नर, दे शुड लर्न बाय देमसेल्फ, वी आर द फैसिलिटेटर, we are the partner, we are the guide there to guide them only, we are not there to directly do the task for them। हम उनके लिए वो काम नहीं कर सकते, उनको सिखा सकते हैं किस तरीका से वो काम करे, किस दौरान में वो जाए, कैसे वो गोल तक पहुंच सकती है वो चीज़। तो यहाँ पर जो मंटेश्वरी एजुकेशन सिस्टम ने एम्फासिस करी वो ऑप्शन नंबर तीनों को ही सही है, जैसे कि ए बी सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव। समझ गए आपने ये क्वेश्चन। अगर कोई दिक्कत हो रही है किसी भी क्वेश्चन में, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो, मेरा मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वो नहीं कर सकते कमेंट बॉक्स पर भी कमेंट कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं ट्राई करूंगी सारी आंसर आपको कर दूंगी मैं चीज में। देन क्वेश्चन नंबर 13, साइकोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है आपकी, साइकोलॉजी is directly concerned with human behavior was said by, ये जो स्टेटमेंट है क्योंकि जो स्टेटमेंट है कि साइकोलॉजी जो है इज डायरेक्टली कंसर्न विथ ह्यूमन बिहेवियर, वो किसने किसने दिया है ये स्टेटमेंट, जैसे कि इवान पाब्लोव, एब स्कीनर, अल्बर्ट बंदुरा और एडवर्ड थर्नडाइक। क्वेश्चन 13 आपको आंसर बतानी है कि, या आप खुद एक पेपर पेन रखो आपके पास, लिखो कि ऑप्शन क्वेश्चंस क्या है, आंसर क्या होने चाहिए। तो वो आप एक सीरियसली अगर कोई सच्ची में आंसर करे एक एमसीक्यू तरह, मुझे भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है कि आपको कितना आंसर आई, या कितने सिर्फ लिखना है कि इस जितने क्वेश्चन है उनमें से कितना आप सही आंसर कर पाए मेरे आंसर देने से पूर्व। ठीक है, तो वो है हमारा बी में ऑप्शन नंबर एफ स्किनर ने बताया कि साइकोलॉजी जो है वो डायरेक्टली कंसर्न कहाँ पर जड़ित है, वो चीज ह्यूमन बिहेवियर के साथ संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट दिया है हमारा एफ स्किनर ने, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 14, असेसमेंट फॉर लर्निंग takes into account the following except
जो कि हमारा लर्निंग का असेसमेंट हो रही है। हमारे कितने टाइप के असेसमेंट है? अगर पूर्ण वीडियो आपने पहले से जो वीडियो वो देखी हो तो असेसमेंट के बारे में आप बता सकते हो, जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। देन फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, उसका एलिमेंट क्या है, उनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कहाँ पर वो दोनों लागू होते हैं, वो चीज़ भी वो वीडियो में है। आप चाहे तो वो चीज़ भी देख सकते हो। देन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है, असेसमेंट एंड फॉर लर्निंग, जो कि असेसमेंट हो रही है लर्निंग में, शिक्षण प्रक्रिया में, किस लिए वो हो रही है, वो चीज़ को सिर्फ छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ आपको दिखाना है कि जो असेसमेंट का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, वो नट ऑप्शन नंबर ए में है मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट जो गलत कर रही है वो चीज़ को अकाउंट लेकर। लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट, असेसमेंट हो रही है कि स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल्स कैसा है। स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, देन नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का आवश्यक क्या है, उसका चाहत क्या है। देन यहाँ पर जो ऑप्शन सही है, जो कि असेसमेंट का एक एलिमेंट नहीं है, असेसमेंट का एम ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो है हमारे ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्टूडेंट का क्या मिस्टेक है वो चीज़ असेसमेंट नहीं होता है। क्या चीज़ के लिए असेसमेंट होता है कि लर्निंग स्टाइल्स कैसे है, बिहेवियर कैसे है, स्टूडेंट का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, देन नीड्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का आवश्यक चीज़ क्या है, या वो किस चीज़ के लिए वो बेताब है। तो वो चीज़ है हमारे असेसमेंट, जो कि फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव दोनों असेसमेंट में हम कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर मिस्टेक्स को दिखाना स्टूडेंट का, वो असेसमेंट की प्रक्रिया का उद्देश्य है, लक्ष्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 16, which one is not the component of the curriculum। जैसे कि मैंने बताया कि there are so many element of curriculum, curriculum is itself a great process, जो कि एक बहुत सारी चीज इसमें इसके अंदर सराउंडिंग है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे करिकुलम के ऊपर आती है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स हाउ यू आर बेटर वेल वर्स्ड विथ करिकुलम सिलेबस। करिकुलम के बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज वो चेक करके वो वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस क्या है, कंटेंट्स, डिजाइन, ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएशन। तो आपको बताने करिकुलम के कंपोनेंट क्या नहीं है। ठीक है, कंपोनेंट पहले आप दिमाग में ये रख लो कि आपको क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, अगर आंसर उसी तरह ही देना है। ठीक है, तो कंपोनेंट अगर कहें हम, एलिमेंट क्या नहीं है, वो है हमारे डिजाइन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कंटेंट्स है करिकुलम में पहले से, ऑब्जेक्टिव भी है करिकुलम में, इवैल्यूएशन भी है, जो नहीं है वो है डिजाइन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 17, वर्बल लर्निंग इज मोस्टली यूज्ड इन, वर्बल लर्निंग जो है एंड नॉन वर्बल लर्निंग है। वर्बल लर्निंग किसके कहाँ पर यूज होते हैं, कहाँ पर उसका व्यवहार होता है ज़्यादा। ऑप्शन 4 है, जैसे कि लैंग्वेज टीचिंग, साइंस टीचिंग, ड्राइंग टीचिंग, ऑल ऑफ द अबव। तीन प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे कि लैंग्वेज, भाषा की हम अगर पढ़ा रहे हैं किसी, उसमें हम वर्बल लर्निंग ज़्यादा होते हैं, वर्बल लर्निंग यूज होते हैं। साइंस के पढ़ाने के समय होते हैं, ड्राइंग जब करें वो चीज़ में हो सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी जगह में हम वर्बल लर्निंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, जो कि ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हो सकती है कि हम लैंग्वेज टीचिंग में भी ज़्यादा यूज़ कर सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। तो ऑल ऑफ द एबव कैसे नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते ऑल ऑफ द अबव, वो चीज़ जानना है। जैसे कि साइंस में हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा होते हैं, जैसे कि लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर साइंस जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा वर्बल लर्निंग के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारा एक्सपेरिमेंट के ऊपर, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन के ऊपर। तो यहाँ पर साइंस नहीं है। ड्राइंग टीचिंग नहीं है, क्योंकि ड्राइंग टीचिंग में हम वर्बल कोई बात करना कोई ज़रूरत नहीं है। अब बिना बात कर कर, बिना लैंग्वेज का यूज कर कर भी आप वो ड्राइंग कर सकती हो। तो यहाँ पर जो है, जो कि वर्बल लर्निंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है लैंग्वेज टीचिंग, या ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव या डी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन से सही है, वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Then question number 18. Students should prefer those teachers who
चार ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे कि आपको ये वो टीचर के गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टूडेंट जो है, जो बच्चे हैं, वो कौन से टीचर के गुण को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या ज़्यादा उनको लाइक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, गिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर एग्जामिनेशन। हमारा जो एग्जामिनेशन से पूर्व जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो चीज़ हमको दे दे, अगर हम उसको, वो टीचर को हम ज़्यादा लाइक करते हैं या ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है आपके डिक्टेट नोट्स इन द क्लास। जो क्लासरूम में दो प्रकार के टीचर्स होते हैं, जैसे कि एक प्रकार के टीचर आपको कंसेप्ट क्लियर में ध्यान देते हैं, जैसे कि इस कंसेप्ट अगर आप समझ जाओ आप खुद ही नोट बना सकती हो, वो नोट की ज़रूरत ही नहीं। और एक प्रकार के टीचर्स होते हैं जो कि कंसेप्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं देकर आपको वो सिर्फ एमसीक्यूज बता रही है, या आपको वो सिर्फ क्वांटिटेटिवली पढ़ा रही है, जैसे कि सिलेबस कंप्लीट करनी है, आप समझो या नहीं समझो, नोट से आपको बुला देना है, वो चीज़ करिए। तो वो उस टीचर को आप पसंद करिए क्योंकि वो आपको नोट दे रही है। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, क्लियर देयर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में आपका जो डिफिकल्टीज है वो चीज़ वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, समझा रहे हैं आप चीज़ को, वो चीज़ है क्या, गलत क्या है, सही क्या है, वो कंसेप्ट क्या है, वो थ्योरीज क्या है, वो सब्जेक्ट क्या है, वो आपको समझा रही है। देन आर देमसेल्फ डिसिप्लिन, वो खुद एक श्रृंखलित टीचर है। तो इनमें से कौन से गुण एक स्टूडेंट को सबसे अच्छा लगता है, वो कौन से गुण है, वो है ऑप्शन नंबर सी, कैन क्लियर। अगर वो टीचर सब्जेक्ट मैटर में जो डिफिकल्टीज है बच्चों की वो क्लियर कर सकते, देन स्टूडेंट गो विथ प्रेफरेंस विद द ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 19, the mode of communication that involves a single source transmitting। जो एक ही लोग कह रही है, सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग, एक ही से, जैसे कि टीवी चल रहा है, हमारे 10 बार लोग यहाँ पर बैठकर देख रही है, रेडियो सुन रही है, वो चीज एक लोग, वन सिंगल ट्रांसमिशन हो रही है इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर। एक ही सोर्स है जो कि ट्रांसमिट करे, लेकिन रिसीव कितने लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं सिमुल्टेनियसली, एक ही समय पर। इस कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आपको पता है कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि प्राइमरी लेवल के एजुकेशन का हो, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के एजुकेशन के बाद का हो, तो कम्युनिकेशन के बारे में, जैसे कि यूज आईसीटी का कैसे होता है, कम्युनिकेशन के सारे कंसेप्ट थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज डू वॉच ऑल दिस कम्युनिकेशन रिलेटेड थिंग। वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ए इज द करेक्ट आंसर, मास कम्युनिकेशन। जो कि एक ही लोग, जैसे कि भाषण देना है, कहाँ पर एक राजनेता ने भाषण दे रहे हैं, तो वो क्या है, वो मास कम्युनिकेशन है। कोई आप डिबेट कर रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ कह रहे हो, वो सुन रहे हैं आपके बात को, वो है एक मास कम्युनिकेशन। लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, वो भी आपको कुछ बोल रही हो अगर, देन ये हो जाते हैं आपके ग्रुप कम्युनिकेशन, आप भी बताओ वो भी बताए, सारे उस भीतर ही जो कम्युनिकेशन हो रहे एक कुछ लोगों के भीतर में, तो वो होता है आपकी ग्रुप कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दोनों लोग के बीच में जो बात हो रही है, अगर कुछ लोग के बीच बोल रहे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, खुद के साथ आप बात कर रही हो, या एक अनोखा तरीका सा वो कम्युनिकेशन है, तो वो होता है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ये है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको बताने कौन सी भी टाइप आ सकती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने रखी कि मास कम्युनिकेशन क्या है, वो पूछ सकते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन भी पूछ सकते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 20, ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ टीचर। इनमें से जो चार ऑप्शन है, एक टीचर्स के गुण वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है, वो है या नहीं है, ये यहाँ पर नॉट है, तो यहाँ पर वो एक गुण नहीं है, हमको बतानी है कौन से क्वालिटी टीचर के गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, टीचर मस्ट बी फेयर इन रिगार्ड, इन फेयर in regarding and in grading and marking. Okay, teachers should maintain an autocratic atmosphere in the class. ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ही और सीट अ टीचर शुड हैव इंटरेस्ट इन हिज और हर प्रोफेशन एंड नॉलेज मस्ट बी अपडेटेड, और टीचर शुड मॉडर्न टेक्निक्स यूज मॉडर्न टेक्निक। तो यहाँ पर ऑप्शन चार है, आपको बतानी है कि कौन सी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है, गाइड क्वालिटी टीचर की।
टीचर मस्ट बी फेयर इन, जो टी है यहाँ पर वो गलत से हो गया है, प्लीज इग्नोर इट द टी। टीचर मस्ट बी फेयर इन ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग, वो तो एक गुड क्वालिटी है टीचर्स की। टीचर शुड मेंटेन एन ऑटोक्रेटिक एटमोस्फेयर इन द क्लासरूम। इन द ऑटोक्रेटिक का मीनिंग क्या है, जो कि खुद वो ही इम्पोर्टेंट है, वो ही बता रही है। देन यहाँ पर हमको अगर चाहे वो चीज़ जान सकते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब सारे एक लोगों का या एलिमेंट का कहने के समान अधिकार है, वो है हमारे डेमोक्रेटिक। वो क्या है, इफेक्टिव क्लासरूम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि गुड क्वालिटी का, एक टीचर का गुड क्वालिटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑटोक्रेटिक कोई नहीं चाहता, एक ऑटोक्रेटिक टीचर्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 21, if a student is not able to answer in your class then you will do। अगर कोई स्टूडेंट आपके क्लास में आंसर नहीं कर पा रहे तो आप क्या करोगे उस चीज में। आस्क अनदर स्टूडेंट टू आंसर, आप वो अगर नहीं कर पा रहे है उसको आप इग्नोर करना और एक स्टूडेंट को पूछना वो क्वेश्चन। आस्क इजियर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उनका लेवल बहुत हार्ड थे, इसलिए आप थोड़ा बहुत कम करना वो लेवल, रिजिड लेवल, फ्लेक्सिबल बता देने हैं वो क्वेश्चन को। एक सिंपल सा क्वेश्चन सवाल पूछनी है। पॉनिसिम, वो कह नहीं पा रहे, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे, इसको आप स्कोल्ड करोगे, पनिश करोगे, या आस्क हिम टू सिट डाउन, या पूछोगे बैठ जाओ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर बी, आस्क इजियर क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन का लेवल है जितना हार्ड है, वो नहीं समझ सकते क्वेश्चन को, आंसर करने के लिए कैपेबल नहीं हो पा रहे, देन इट विल बी बेटर टू आस्क सम एक्सटेंड इजियर क्वेश्चन, तो वो सिंपल सा हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 22, आशा करती हूँ कि जितने 21 क्वेश्चन आपको सहज सरल भाषा में समझाई, कोशिश करी मैंने, आपको समझ में आ रही है वो चीज़, आप उस चीज़ को आप ध्यान में भी रख रही हो। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है आपकी, इफ ए टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ ए पीपल ही शुड। अगर एक टीचर कोई आंसर नहीं कर पा रहे, कोई स्टूडेंट ने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि वो आंसर हमको पता नहीं है, तो उस समय एक टीचर क्या करना चाहिए। से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन, वो बताए कि ठीक है मैं ये चीज़ के बारे में एक समझ कर इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगी। रिबोक द पोर्पल, एग्रेसिवली एटीट्यूड दिखाना है वो स्टूडेंट को। से दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग, उनको बताना है आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो ही गलत है, इसको बताकर हम वो चीज़ को अवॉइड कर देंगे। या फिर साय ऑफ हिज इग्नोरेंस, हम खुद को एक लज्जित अनुभव करें कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रही है। एक टीचर क्या करना चाहिए उस समय में, वो टीचर जो ऑप्शन सही है वो है ए, जो कि से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन में, किसके इसके बारे में समझूंगा या सोचूंगी, उसके बारे में किसको पूछूंगी तो आपको बताऊंगी कि क्योंकि मुझे सही आंसर इस वक्त पता नहीं है। वो बात अगर हम बताएं वो चीज़ कोई गलत नहीं है, क्योंकि टीचर इज ऑल्सो इन द लर्निंग प्रोसेस। जो कि टीचर होती है वो भी कुछ सीख रहे हैं, जैसे कि अभी हमारा ऑनलाइन के एजुकेशन हो रहे, कोई भी टीचर इतना वेल वर्स नहीं था, वो भी सीखे वो चीज़, स्टूडेंट भी सीखे, हम दोनों साथ मिलकर वो चीज़ सीखते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे स्टूडेंट टीचर्स को, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी नेचुरल थिंग। तो इनमें से स्टूडेंट को स्कोल्ड करना, रिबक करना, इस रॉन्ग आंसर कहकर उनको भगा देना या उनको अवॉइड करना क्वेश्चन को, या साय फील करने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम उसको बता देंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन हम एक बार पूछ लें दूसरों को, हम आपको बता देंगे वो आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 23, द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर ए 4 years old चाइल्ड। अगर हम कहें कि 4 साल बच्चे के लिए सोशल डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक विकास के लिए सबसे जो हमारा अच्छे जगह है वो क्या है, नेबरहुड, फैमिली, प्लेग्राउंड या स्कूल। यहाँ पर आपको देखना है कितने साल बच्चे के लिए वो चीज़ लिख रही है। ठीक है, यहाँ पर हो सकती है कि 14 साल बच्चे हो सकती है, 14 होती है, 12 होती है, या 2 होते हैं, तो कितने साल होते हैं आपको दिखना है कि सोशल डेवलपमेंट के लिए 4 साल बच्चे कहाँ पर होते हैं सारे वक्त, वो आइदर होते हैं अपनी फैमिली में। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। परिवार में ही वो सोशल डेवलपमेंट होते हैं उनका, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 24, an effective teacher adopts the norms of, मैंने एक पहले क्वेश्चन में भी आपको बताई, अगर आप सारे चीज डिस्कशन ध्यान में सुन रही हो वो इट विल बी ग्रेट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एक इफेक्टिव टीचर के लिए वो सारे जो नॉर्म्स है या वैल्यूज है, जो आइडियोलॉजी है, वो किस चीज पे है? डेमोक्रेटिक सोसाइटी अडॉप्ट कर लेते हैं वो नॉर्म को, लेशर फेयर सोसाइटी, ऑटोक्रेटिक, या ऑल द अबव। एक टीचर के लिए, इफेक्टिव टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है डेमोक्रेटिक या गणतांत्रिक सोसाइटी का जो नॉर्म्स है वो अपने टीचिंग प्रक्रिया में भी वही अडॉप्ट करे। जैसे कि गणतांत्रिक प्रक्रिया में होते क्या, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होते क्या, दैट इज ईच एंड एवरीवन हैज द सिमिलर या सेम portions of equality, freedom of speech, everything else there. Opportunity should be provided in equal basis also. So इफेक्टिव टीचर के लिए वो जो अडप्टेशन नॉर्म्स है वो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। तो यहाँ पर गणतांत्रिक समाज का जो नॉर्म्स है, जो वैल्यूज है, जो आइडियोलॉजी है, इफेक्टिव टीचर अपने क्लासरूम में भी वही चीज अप्लाई कर सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Then question number 25. According to the situation in cooperative learning method, the role of a teacher is of dash। जो कि कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है तो टीचर का रोल यहाँ पर कैसे है? जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड की लर्निंग अगर हो रही है, कोई चिल्ड्रन सेंटर लर्निंग हो रही है, कोई इवालुएटिव लर्निंग हो रही है, सारी लर्निंग का बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत सारे रूप भी है। तो यहाँ पर आपको बतानी है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति, पारिपार्श्विक परिस्थिति के अनुसार कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में टीचर की भूमिका क्या है? डेलीगेटर भूमिका है, फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर, डेलीगेटर एंड फॉर्मल अथॉरिटी। कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारे आज ए फैसिलिटेटर, आज ए गाइड वो चीज को हम फैसिलिटेट करती है कि ये कैसे करनी है, कैसे करनी है वो चीज को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 26, द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टू, जैसे कि मैंने बताया कि इवैल्यूएशन के बारे में क्वेश्चन से, इवैल्यूएटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में यहाँ पर है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, सारी विंग्स को, सारी एस्पेक्ट को, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मेथोलॉजी को मैंने यहाँ पर रखी है, रिप्रेजेंट करिए। जैसे कि करिकुलम में 2-3 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन में 2-3 क्वेश्चन, एजुकेशन थ्योरी में 2-3 क्वेश्चन, एजुकेशन साइकोलॉजी में 2-3 क्वेश्चन, थ्योरिस्ट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन, तो इसको मिलाकर 25-26 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाती है। तो अगर ये चीज़ आप ज़्यादा ध्यान से देखो, समझो, सुनो, तो इट विल बी रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अगर आप नहीं समझते कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन क्या है, कितने टाइप है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम्स क्या है, वो चीज़ कैसे होता है, उसका प्रोसेस, तो हम कैसे आंसर कर पाएंगे? पहले वो बात बताओ। तो यहाँ पर आपको सिर्फ जानना है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहाँ पर होते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन कहाँ पर। दो इवैल्यूएशन हमारे प्रोसेस में, वन इज फॉर्मेटिव, सेकेंड वन इज द समेटिव। जो फॉर्मेटिव होता है वो टीचिंग लर्निंग के प्रक्रिया के दौरान ही होती है, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ आप गलत कर रहे हो, वो चीज़ आपको बतानी है, वहीं से सही कर देनी है, वहीं से ठीक कर देनी। लेकिन जो समेटिव होता है वो एंड में होता है, आपको जो फीडबैक मिलते हैं वो होता है वन टाइप ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर आप समझ में आ गए, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर बता देती हूँ। वो चीज़ आप जो इवैल्यूएशन के बारे में मैंने बताया अलग अलग सा वीडियो में, वो चीज़ आप देख लेना। ऑप्शन यहाँ पर क्या है? आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, grade students learning outcomes, accelerate students learning performance, provide feedback to teacher effectiveness। तो यहाँ पर जो हमने डेफिनेशन बताई फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के, वो है कि जो आइडेंटिफाई करना स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कहाँ पर है, वीकनेसेस कहाँ पर है, इसके ऊपर काम करनी है हमको। तो वो होता है लर्निंग, टीचिंग लर्निंग के बीच में, वो एंड में नहीं होता है। अगर हम स्टूडेंट का स्ट्रेंथ जाने, उसका वीकनेसेस जाने, तो वी कैन गाइड देम इन ए बेटर वे। कहाँ पर उनको ज़्यादा काम करना चाहिए, कहाँ पर उनको थोड़ा कम कर देना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। वो चीज़ हमको स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं, फैसिलिटेट एक अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो वो क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है हमें टीचिंग लर्निंग के प्रक्रिया के जो भीतर ही होते हैं, जो मध्य, जो इन ड्यूरेशन में होते हैं। लेकिन समेटिव वो एट द एंड में होता है, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया खत्म हो जाए उसके बाद समेटिव इवैल्यूएशन होते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26।
Then question number 27. Which of the following statements about teaching aids are not correct? यहाँ पर दिया गया है कि टीचिंग एड्स के बारे में जो बताया आपको वो करेक्ट नहीं है, सही नहीं। ऑप्शंस क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए में है दे हेल्प इन रिटेनिंग कंसेप्ट फॉर longer duration, they help students learn better, they make teaching learning process interesting, they enhance rote learning। तो वो यहाँ पर सही आंसर क्या है? दे हेल्प इन रिटेनिंग कंसेप्ट फॉर लंगर ड्यूरेशन। जैसे कि हम कोई कंसेप्ट को ज़्यादा तरीके से खींचे वो दूर तक, वो है हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर। स्टूडेंट को वो कंसेप्ट को समझने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट या अच्छा अपॉर्चुनिटी दे। मेक देम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उस प्रक्रिया को वो इंटरेस्टिंग बनाए, बहुत आग्रही बनाए। दे एनहांस रूट लर्निंग, वो रूट लर्निंग को ज़्यादा फोकस करे। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है? वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टीचिंग लर्निंग एड्स आर नॉट एनहांसिंग द रोट लर्निंग। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है ऊपर सा वो सही, ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन। कोई अगर दिक्कत हो क्वेश्चन में, प्लीज टू राइट इन माई कमेंट बॉक्स इन दिस वीडियो। आई विल डेफिनेटली एड्रेस ऑल योर क्वेश्चन and try to clarify this also. Wish you all the best for your examination. All you are going to prepare and attend the any teaching examination, NET, CTT, TSSP, MRS, UPT, UPTT, RTT and सारे स्टेट लेवल का एग्जाम जैसे कि OTT सारे एग्जाम। सो गाइज विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई फैमिली, and please work very hard. I will coming with the next video in the next day. Take care then, bye bye, good night.